Okay, so this is the second video of reproductive health. In this video, we are going to discuss about the population stability and birth control, which is again the most IMP topic. यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं. आप इस पैराग्राफ को ध्यान से देखिए, बहुत सारे नंबर्स दे रखे हैं, तो हम उसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करेंगे और यहाँ जो ब्लैक शीट है हम यहाँ पे उसको एनालिसिस करेंगे. इधर पढ़ते हैं, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखेंगे. इन द लास्ट सेंचुरी ऑल अराउंड डेवलपमेंट इन द वेरियस फील्ड सिग्निफिकेंटली इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द लाइफ ऑफ द पीपल. तो पीपल की लाइफ बढ़ी क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी बढ़ गई है. सो इंक्रीज्ड हेल्थ फैसिलिटी अलोंग विद द बेटर लिविंग कंडीशन. खाना अच्छे से ट्रांसपोर्ट हो जाता है, हर जगह मिल जाता है, गांव शहर जिस जगह जाना है, ट्रेन वगैरह सब अवेलेबल है. अभी अमेजोन ये सभी से शॉपिंग वगैरह करते हैं, कितनी हमारी लाइफस्टाइल ही बदल गई है. तो जो चीज़ चाहिए हमें मिल जाती है. ठीक है, तो अब सारी चीज़ें अच्छी हो गई हैं. तो यहाँ देखिए कि जब वर्ल्ड पॉपुलेशन देखी जाती है, कौन से ईयर की बात हो रही है? 1900. तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वर्ल्ड पॉपुलेशन, और ईयर कौन सा है? 1900. तो क्या देखा गया? कितनी बिलियन पॉपुलेशन थी? 2 बिलियन. ठीक है, 2 बिलियन. हम इसको अगर ब्रेक डाउन करें तो इसको बोलेंगे 2000 मिलियन. ठीक है, मिलियन ऐसे लिख देता हूँ, शॉर्ट फॉर्म में समझ जाना. ठीक है, सो दिस इज़ द फर्स्ट केस 1900 के अंदर. और देखो रॉकेटेड, मतलब एकदम ऐसी बड़ी कब? अराउंड 2000 में. तो कितना टाइम का गैप है? सिर्फ 100 साल का गैप है. तो 2000 के अंदर देखा गया कि 2 बिलियन वाली जो जनसंख्या थी वो बन गई 6 बिलियन. कितने बन गए? 6 बिलियन. तो ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है बॉस, दिमाग खराब करने वाला है. 100 साल में उसका डबल, और डबल से तिबल. दिस इज़ वेरी बिग ड्रास्टिक मूवमेंट. पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ही नाम रखना पड़ेगा ना बॉस इसका. इसको तो ऐसा बोल नहीं सकते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है बॉस. यहाँ लिखेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. एक्सप्लोजन हो गया. तो देखो, अब उसके बाद अगर अभी हमने लास्ट सेंसस देखें जो 2011 का है, यानी अभी 2000 से सिर्फ 11 साल के बाद देखा गया, तो वो कितनी हो गई? 7.2 बिलियन. क्या स्पीड में पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है. यहाँ सिर्फ 10 साल में 6 बिलियन का 1 बिलियन बढ़ गया. तो अगर हर 10 साल में 1 बिलियन बढ़ेगा, तो जब आप 3000 कंप्लीट करोगे तो इमेजिन कर लो कि कितना पॉपुलेशन ग्रोथ होगा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वर्ल्ड पॉपुलेशन. वर्ल्ड पॉपुलेशन कर दिया मैंने, वर्ल्ड पॉपुलेशन. आई एम टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड पॉपुलेशन, दुनिया की पॉपुलेशन. लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं इंडिया के अंदर, तो हम थोड़ी इंडिया की बात कर लेते हैं. ये लिखा हुआ है, अ सिमिलर ट्रेंड वॉज ऑब्जर्व्ड इन द इंडिया टू. So around our population which was approximately 350 million at the time of our independence, यानी कि हम बात कर रहे हैं 1950 के अराउंड. ठीक है, कितनी पॉपुलेशन थी? 350 मिलियन. 350 मिलियन, यानी कि 1 बिलियन भी कंप्लीट नहीं थी हमारी. लेकिन जैसे ही हमने कितने साल पार करे इंडिपेंडेंस के बाद, हम जब कहाँ पहुँचे? 2000 में पहुँचे, यानी 50 साल के बाद हमारी जो जनसंख्या थी वो किसको क्लोज हो गई थी? किसके क्लोज हो गई थी? 1 बिलियन के क्लोज चली गई थी, यानी ऑलमोस्ट 1 बिलियन हो गई. बेटा ये कुछ ज़्यादा खतरनाक नहीं हो रहा है? ये भी क्या, देखो ये 350 है तो 350 का डबल 700 हो गया. ठीक है, 700 का के अंदर वापस 350 ऐड करेंगे तो वो 1000, मतलब 1 बिलियन के अराउंड हो रहा है, ऊपर ही जा रहा है. तो क्या ये भी तो ट्रेंड ऐसे ही फॉलो हो रहा है जो यहाँ पे वर्ल्ड पॉपुलेशन में देख रहे हैं? तो इंडिया भी मतलब फास्ट ग्रोइंग के अंदर चल रहा है, फास्टेस्ट. यहाँ पे मैं इंडिया लिख देता हूँ भैया, इंडिया के बारे में बात हो रही है, यहाँ वर्ल्ड के बारे में बात हो रही है. तो ये अब सेकेंड नंबर पर देखते हैं. वापस से 2011 के सेंसस में देखें तो 2011 में हमारी जो जनसंख्या दिख रही वो 1.2 बिलियन निकली. 1.2 बिलियन का मतलब हो गया 1 अरब 20 करोड़ की जनसंख्या मिली. सो दिस इज़ अगेन वेरी ड्रास्टिक मोमेंट फॉर अस दैट वी आर कॉम्पिटिंग विद द अदर कंट्रीज इन द पॉपुलेशन ओनली. तो पॉपुलेशन बढ़ाने में हम बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन ले रहे हैं, लेकिन हमें कहीं और भी हमें मतलब कॉम्पिटिशन लेना चाहिए. अ रैपिड डिक्लाइनिंग इन द डेथ रेट. डेथ रेट एकदम कम हो गया अच्छी हेल्थ मतलब मेडिकल फैसिलिटी की वजह से. मैटरनिटी मोर्टेलिटी जो रेट था वो भी कम हो गया. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो भी कम हो गया. इस वजह से धीरे 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 क्या हो गया, एक बहुत बड़ा चेंज आया और पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गई. सो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज आर प्रोबेबल रीज़न फॉर दिस. ये एक रीज़न निकाल के दिया है इन्हें. यहाँ तक क्लियर है? चलो, इससे हमें ये समझ में आता है कि जो रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम है, चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम है, उसके अंदर कुड ब्रिंग डाउन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट. उनने पॉपुलेशन ग्रोथ रेट निकाला अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस. क्या है 2011 में जो पॉपुलेशन काउंट की गई थी उसके हिसाब से कितना रेट पे पॉपुलेशन बढ़ रहा है? तो एक साल में 1000 पे 20 लोग बढ़ रहे हैं. यानी कि अगर एक पॉपुलेशन में
1000 लोग हैं तो 1 ईयर के टाइम के अंदर, कितने ईयर, 1 ईयर के अंदर वो कितना हो जाएगा, 1020 लोग हो जाएंगे। यानी 1000 पे 20 लोग बढ़ रहे हैं, वो भी एक साल में। सो 2% के हिसाब से बढ़ रहा है, देखो लिखा हुआ है, ठीक है। सो द रेट विच आर पॉपुलेशन इंक्रीज रेपिडली, बहुत जल्दी बढ़ रहा है। सच इज अलार्मिंग ग्रोथ रेट कुड लीड टू द एब्सोल्यूट स्कार्सिटी ऑफ इवन बेसिक रिक्वायरमेंट। बेसिक रिक्वायरमेंट है फूड, शेल्टर और क्लोथिंग। तो अगर अब पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो इनकी भी कमी धीरे धीरे होती जाएगी, खाना तक नहीं मिलेगा, रहने तक जगह नहीं मिलेगी, कपड़े पहनने तक भी चीज़ें बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो जाएगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ विच इज़ अगेन मोस्ट IMP क्वेश्चन पैराग्राफ, जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू ओवरकम this problem is to motivate smaller family by using various contraceptive methods. Now I am giving you two words in this chapter, contraceptive, और इसमें देखो CON लिखा हुआ है, मैंने लिख देता है CON। यहाँ पे लिखो CEPT, CE लिखा हुआ है तो मैं लिख देता हूँ CE, है ना। अब यहाँ लिखा IVE, यहाँ लिख देता हूँ IVE। तो मैंने ये जो वर्ड निकाला है ये इसी के अंदर से निकाला है। तो इसका नाम है प्रेगनेंसी को रोकने वाला कॉन्सेप्ट, प्रेगनेंसी को रोकने वाला कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट जब भी वर्ड आए हमने किसको रोकना है, प्रेगनेंसी को, यानी कि स्पर्म को एग से मिलने से रोकना है। किसी भी हालत में जाइगोट नहीं बनना चाहिए, किसी भी हालत में प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए। लेकिन कंसीव वाला वर्ड इसी का टोटल अपोजिट है। कंसीव मतलब प्रेगनेंसी होना, प्रेगनेंसी होना ही क्या बोलता है, कंसीव होता है। इन दो वर्ड को आप समझ लीजिएगा अच्छे से। कॉन्ट्रासेप्टिव का उल्टा कंसीव और कंसीव का उल्टा कॉन्ट्रासेप्टिव। तो हम कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की बात कर रहे हैं, हम उन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की बात कर रहे हैं जो ये रोकेगा छोटी फैमिलीज़ को कि आगे से ज़्यादा बच्चे वो ना करें। तो उनको बहुत सारी अलग अलग चीज़ें यूज़ करना चाहिए। तो आगे मैं आपको बताता हूँ इसी चैप्टर में, इसी टॉपिक में। यू माइट हैव सीन एडवर्टीजमेंट मीडिया एज वेल एज पोस्टर्स बिल्स शोविंग अ हैप्पी कपल एंड 2 चिल्ड्रन विद द स्लोगन हम दो हमारे दो। ये क्या है, एक अवेयरनेस है कि हम दो हैं तो हमारे 2 बच्चे हों, ताकि हम उनको प्रॉपर एजुकेशन दे सकें, प्रॉपर उनका न्यूट्रिशन हम उनका लिए रख सकें, खाना दे सकें, घर मतलब उनको एक रहने की अच्छी जगह दे सकें। मैनी कपल मोस्टली द यंग अर्बन वर्किंग वंस हैव बीन एडॉप्टेड वन चाइल्ड नॉर्म। यानी कि अगर बच्चे आपको चाहिए और आप जन्म मतलब आप ये समझ सकते हो, आप एडॉप्ट कर सकते हो, कुल मिला के ये सब बोल रहे हैं, आप बच्चे एडॉप्ट कर लो। स्टेटरी राइजिंग द मैरिजेबल एज ऑफ फीमेल 18 ईयर और मेल के लिए 21 ईयर। तो ये एक एज लिमिट करने की वजह से क्या होता है, एक पर्सन इतना दिमाग से इतना प्रॉपर हो जाता है और एजुकेटेड हो जाता है कि वो अपने घर फैमिली को भी संभाल सकता है, और इतना समझदार अवेयर हो जाता है कि क्या होता है कि बच्चे ज़्यादा होने से क्या दिक्कत आती है। इंसेंटिव्स गिव्स टू द कपल विद द स्मॉल फैमिलीज। अगर वो फैमिली स्मॉल है तो उनको बहुत सारे इंसेंटिव गवर्नमेंट की तरफ से उनको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। लेट अस डिस्क्राइब सम ऑफ द कॉमनली यूज द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड विच हैव हेल्प प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी। तो अब कैसे हम इन सभी चीज़ों से बचेंगे, तो हमारे पास एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या हो सकती है, जो यूज़र फ्रेंडली हो, मतलब जो भी उसको यूज़ कर रहा हो उसके लिए बहुत आसान हो, ईजिली अवेलेबल मिल जाए, ठीक है ना, इफेक्टिव हो, काम भी करे, पता चला हमने यूज़ तो करी लेकिन फिर भी स्पर्म और एग फ्यूज़न हो रहा है, रिवर्सिबल हो सके विथ नो लीस्ट साइड इफेक्ट, यानी कि अगर हम उसको डबल यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। ऐसे कुछ एक क्वालिटी होती है अगर एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की बात करें तो। इट शुड ऑल्सो हैव नो वे इंटरफेयर विद द सेक्सुअल ड्राइव्स डिज़ायर एंड सेक्सुअल एक्ट ऑफ द यूज़र। उसको यूज़ करने से कोई दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी चाहिए। इसी चीज़ को हम एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के अंदर रखते हैं। A wide range of the contraceptive method presently available which could be broadly grouped into the following categories। तो बेटा नाम याद रख लो, नेचुरल ट्रेडिशनल मेथड, बैरियर मेथड, IUDs, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और इंजेक्टेबल्स, इम्प्लांट्स और सर्जिकल मेथड। अगर आपने सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए तो इसमें से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ओके, कम टू द there are some methods by which we can prevent pregnancy which is known as contraceptive methods। so first method natural method में 3 टॉपिक आते हैं, periodic abstinence, दूसरा आता है withdrawal method, तीसरा आता है lactational amenorrhea। तो तीनों मैंने आपके सामने हाईलाइट कर दिए हैं, समझते हैं। पीरियोडिक एब्सटिनेंस का मतलब होता है, यहाँ बता देता हूँ। पहला, पीरियोडिक एब्सटिनेंस का मतलब होता है कि जब पीरियड्स नहीं आ रहे हों, जब पीरियड्स नहीं आ रहे हों, तो फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल में 1 डे से 28 तक चलता है। 14th डे पर क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है, और ओव्यूलेशन में सेकेंडरी oocyte वहाँ पे वेट करते हैं एम्पिलरी रीजन में। तो अब इसके 2 दिन इधर 2 दिन इधर
यानी 14 के बाद 13 और 12 और इधर 2 दिन इधर 15 और 16, ये जो दिन है इसमें अगर स्पर्म यहाँ पहुँचता है तो पॉसिबिलिटी है कि क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो आफ्टर द 16 और 17 से स्टार्ट है करना है 28 तक, तो इस बीच में अगर कभी भी सेक्सुअल एक्टिविटी होती है तो चांसेस बिल्कुल नील होंगे कि वहाँ पर जो भी एग होगी ही नहीं, तो वहाँ पे स्पर्म जाके करेगा भी क्या, अगर स्पर्म पहुँच भी गया तो कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। सो दिस इज़ द नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड मतलब इसमें आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी पता है, इसमें 2 चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो अवेयरनेस की, कि उसको अवेयर हो, नॉलेज हो, एजुकेशन की, कि उसको पता हो कि कब ये दिन चल रहे हैं, कब ओव्यूलेशन हो रहा है, और तीसरा है स्किल्स की। ठीक है, ये इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, उसको अपन किसको बोलते हैं, नेचुरल मेथड्स। ठीक है, दूसरा आता है विथड्रॉवल और कोइटस इंटरप्ट मेथड। तो क्या बोल रहा है जा रहा है कि एग तो चलो फॉर्म हो रही है, लेकिन स्पर्म्स वहाँ पर कब पहुँचेंगे, जब इजेक्यूलेशन होगा, इजेक्यूलेशन होगा। तो बस इसमें क्या होता है, नॉलेज की ज़रूरत है, अवेयरनेस की ज़रूरत है कि स्पर्म जब इजेक्यूलेट हो तब पेनिस को विथड्रॉवल कर लो, विथड्रॉवल, यानी कि उसको वेजाइना में इजेक्यूलेट ना किया जाए, उसकी वजह से स्पर्म जो है वो इम्पेलर रीजन में नहीं पहुंचेगा और एग के साथ फ्यूज नहीं होगा। अगेन दिस इज़ अगेन नेचुरल मेथड, क्योंकि इसमें ना तो हम कोई केमिकल की यूज़ कर रहे हैं बस, और सिर्फ एक नॉलेज अवेयरनेस की यूज़ कर रहे हैं। और एक और है लैक्टेशनल एमिनोरिया। अब ये कौन सा टॉपिक है, सो लैक्टेशनल एमिनोरिया में क्या होता है, तो ध्यान समझिएगा, मैं बताता हूँ। लैक्टेशनल एमिनोरिया में क्या होता है, ध्यान समझिएगा। अभी मैं इसको क्या करना है, इसको थोड़ा सा अपने को चेंज करना है क्या। ओके चलो, कहाँ देखते हैं अपन लैक्टेशनल एमिनोरिया, थोड़ी जगह देख लेते हैं कहाँ पर। चलो यहाँ पे समझ लेते हैं, कोई बात नहीं, आप तो बहुत अच्छे दोस्त हो हमारे। लैक्टेशनल एमिनोरिया नाम से दिख रहा है, लैक्टेशनल, लैक्टेशनल मतलब लैक्ट, मिल्क फॉर्मेशन। जब मिल्क की फॉर्मेशन हो रही है, यानी कितने कितने टाइम की बात हो रही है, 6 मंथ, जब मिल्क रिलीज़ हो रहा है तब तक वहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रही होती। तो यहाँ पर इस बीच में अगर कोई भी कॉपुलेशन या इंसेमिनेशन होता है या सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, तो वहाँ पर किसी भी प्रकार का एक फॉर्म होगा नहीं, तो किसी से भी स्पर्म जॉइन होगा नहीं, और नो प्रेगनेंसी विल बी देयर। सो दिस इज़ द टाइम दैट वी हैव टू बी नो, दिस इज़ द अवेयरनेस ओनली। तो अवेयरनेस अगर अच्छी है होगी तो सारी चीज़ें क्लियर होगी। चलो पढ़ते हैं। नेचुरल मेथड में क्या है, प्रिंसिपल अवॉइडिंग द चांसेस ऑफ द ओवम स्पर्म मीटिंग। हम क्या चाहते हैं कि ओवम स्पर्म से ना मिले। सो पीरियडिक एब्स्टिनेंस में मैंने आपको क्या बताया था, 10 से लगा के 17, ठीक है, इस बीच को छोड़ दो। ठीक है, कहाँ बताया था कमल सर ने, ये यहाँ पे देखो 12 बताया, तो अपनी बुक में 10 लिखा है तो आप 10 से याद करेंगे, और 17 तक ये पूरा का पूरा इतना वाइडर पार्ट छोड़ दो। इस कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी अगर इसमें ना हो तो क्या होगा, उसके बाद कभी भी इसके बाद सेक्सुअल एक्टिविटी होगी तो वहाँ पे एक फॉर्मेशन नहीं होगा। ओके, ये आप पढ़ लेना, क्लियर है, यहाँ पे वैसे कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ लिखा हुआ अनदर मेथड विच इज़ नॉन ए विथड्रॉवल मेथड, और इसको कोइटस इंटरप्ट मेथड भी कहते हैं, ध्यान समझिएगा। विच द मेल पार्टनर विथड्रॉ हिज पेनिस फ्रॉम द वेजाइना जस्ट बिफोर द इजेक्यूलेशन, इजेक्यूलेशन होने से पहले उसको हटा दो ताकि इंसेमिनेशन वेजाइना में ना हो। लैक्टेशनल एमिनोरिया, देखो साइकिल कब नहीं चलती है, जब मिल्क फॉर्मेशन होता है। तो जो लैक्टेशन पीरियड होता है वो 6 मंथ का होता है, इसको जरूर याद रखिएगा। उस 6 मंथ के अंदर कभी भी वहाँ पर कोई भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चल रही होती है। सो एज लॉन्ग एज मदर ब्रेस्ट फीडिंग चाइल्ड फुल्ली चांसेस कंसेप्शन आर ऑलमोस्ट नील। दिस मेथड हैज़ बीन रिपोर्टेड इफेक्टिवली ओनली अप टू द पीरियड ऑफ 6 मंथ ओनली। वो ज़्यादा भी कर सकता है, 6 मंथ से 8 मंथ भी चल सकती है कि वहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं है, पर एक एवरेज जो है 6 मंथ का यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया गया है। एज नो मेडिसिन आर यूज्ड हियर, साइड इफेक्ट कोई भी नहीं है, बस इसमें नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, समझने की ज़रूरत पड़ती है। एंड चांसेस ऑफ फेलियर थ्रू दिस मेथड आर आल्सो हाई। देखो ऑफ दिस मेथड आर आल्सो हाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख दी बॉस, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। चांसेस ऑफ फेलियर थ्रू ऑफ दिस मेथड आर आल्सो हाई, हो सकता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो चल गई हो, 6 मंथ हम सोच रहे 6 मंथ में चालू हो गई, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है, तो परसेंट टू परसेंट वेरी कर सकता है। विथड्रोवल में क्या हो गया कि अगर एजुकेशन अंदर हो गया गलती से तो हो गया प्रेगनेंसी, तो ये चांसेस तो रहते हैं इसमें, ये बात तो समझ लो आप, ठीक है। और जब अपन समझ रहे हैं पीरियडिक एब्स्टिनेंस की बात कर रहे हैं कि सर आपने तो फिक्स बोल दिया है कि 10 से 17 के बीच में, लेकिन बेटा जो एक एक एवरेज जो ड्यूरेशन दिया वो 28 है, बहुत सारे में तो 35 अराउंड में भी क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइमिंग होता है, बढ़ जाता है, 40 तक चला जाता है, तो कब ओव्यूलेशन हो रहा है हमें पता ही नहीं चलता है और प्रॉब्लम हो जाती है। सो दिस इज़ हाउ दैट वी हैव कंप्लीटेड
नेचुरल मेथड। नाउ कम टू द बैरियर मेथड। बैरियर में किसी पर्टिकुलर चीज़ का यूज़ करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मेल के लिए कॉन्डम्स आते हैं, फीमेल के लिए भी आते हैं, डायफ्राम आते हैं, सर्विकल कैप्स आते हैं, वॉल्ट्स आते हैं। ये सारी चीज़ें मैं भी आपको इंटरनेट पे बता देता हूँ। चलो अभी हाथों हाथ ही बता देते हैं। यहाँ पे चलो इंटरनेट का कनेक्शन अभी नहीं है, तो आप सभी देख लीजिए, समझ लीजिए कि डायफ्राम और सर्विकल कैप एंड वॉल्ट आर काइंड ऑफ बैरियर्स, जो क्या करते हैं, वेजाइना के अंदर स्पर्म को जाने से रोकते हैं। वेजाइना के अंदर स्पर्म को जाने से रोकते हैं। कॉन्डम्स का भी यही है कि ये पेनिस के ऊपर कवर्ड रहते हैं, ताकि जो इंसेमिनेशन हो जाए तो सारा का सारा स्पर्म इस कंडोम के अंदर क्या हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है, और स्पर्म वेजाइना के अंदर से जाते हुए आगे की तरफ नहीं बढ़ पाते। सो ये किस चीज़ से बना होता है, ये थिन रबर से, लेटेक्स शीट से बने होते हैं, जो पेनिस पे कवर होता है। जो वेजाइना कॉर्टेक्स एंड इन द फीमेल जस्ट बिफोर द कोइटस, सो द इजैक्यूलेटेड सीमेन वुड नॉट बी एंटर इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। बहुत समझदार हो बेटा, समझ जाओगे। और इससे क्या हो सकता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज और एड्स वाली जो बीमारियां होती हैं उससे बच सकते हैं। क्योंकि अगर एक मेल पार्टनर को अगर ये चीज़ें हैं तो फीमेल पार्टनर को नहीं जाएगी, और अगर फीमेल को है तो मेल को नहीं जाएगी। मैं भी बहुत सारे, अभी मैंने एक स्टोरी, मतलब मैंने एक दोस्त को ये वाली चीज़ शेयर करी कि मैंने आज बच्चों को ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया जिसमें सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन था। तो उसने मुझे स्टोरी सुनाई कि एड्स वाली कहानी, कि एड्स में क्या हुआ कि एक HIV वायरस वाला पर्सन था, ठीक है। उसकी जब शादी हुई, अपनी वाइफ से ही होगी शादी, हो गया उसकी शादी हुई, तो इसको एड्स था, तो वो एड्स इसको हो गया, ठीक है। फिर इनके बच्चे हुए, 2 बच्चे हुए, दोनों को एड्स हो गया। तो ये अगर किसी को कोई बार बार बीमार हो रहा है, बार बार उसको कोई ना कोई बीमारी से उसको हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, तो उसको है ना अपना क्या करना चाहिए, अगर वो अवेयर होगा, उसको पता होगा कि हाँ ऐसे कोई बीमारी एग्जिस्ट करती है, तो वो चेक करवाएगा, अपने आप को चेकअप करवाएगा। तो वो दूसरे की लाइफ भी ख़राब नहीं करता है, और इन बच्चों की भी लाइफ आगे जाके ख़त्म हो रही है। यानी अगर ये किसी और बीमारी से नहीं मरे, तो वो इस बीमारी से ज़रूर मरेंगे जिससे वो एड्स हुए हैं। और एड्स में इम्यून सिस्टम पूरा ख़त्म हो जाता है। चलो, तो बेटा ये आप पूरा कंप्लीट पढ़ लीजिएगा। इसमें एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे दे रखा है, स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज एंड फॉर्म्स। बेटा ऐसी बहुत सारी केमिकल्स ऐसे आ गए हैं जो इन डायफ्राम, सर्विकल वॉल्ट्स एंड कॉन्डोम्स के ऊपर लगा के भी उसको यूज़ किया जाता है। यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है व्हाट इज़ स्पर्मिसाइडल क्रीम। क्या लिख रहा हूँ मैं, स्पर्मिसाइडल क्रीम। ये क्या करता है, स्पर्म्स को साइड करता है, स्पर्म को किल करता है। साइडल मतलब किल करना। तो ऐसे भी बहुत सारे केमिकल्स आते हैं जो इस पे लगाया जाता है, उस क्रीम को लगा के ही इसको लगाते हैं, तो इसकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। नाउ अनदर कम टू द अनदर टॉपिक विच इज़ IUDs, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, यानी ऐसी डिवाइस जो फीमेल यूज़ करेगी यूटेरस के अंदर। ओके, सो दिस डिवाइस आर इंसर्टेड बाय द डॉक्टर। यहाँ पे मैं 3 कॉन्सेप्ट बताऊँगा, ध्यान सुनना, नोट्स अच्छे से बनाना। These intrauterine devices are presently available on the non-medicated IUDs first. Non-medicated IUDs. दूसरा hormonal releasing IUDs. This is second part. And then third one is, कहाँ गया भैया, कहाँ गया, नॉन मेडिकेटेड हो गया, हार्मोनल हो गया, कॉपर रिलीजिंग आयोडीज, ये लिखा हुआ, कहाँ लिखा, कॉपर रिलीजिंग आयोडीज नहीं लिखा क्या, ये लिखा कॉपर रिलीजिंग आयोडीज, 3rd नंबर, ये समझ लो। यहाँ पे येलो ले लेते हैं, दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकेंड वन एंड दिस इज द थर्ड वन। ओके, सो नॉन मेडिएटेड आईडीज का मतलब हो गया ऐसे चीज़ें यूज़ करेंगे जिसमें कोई हार्मोन या कोई केमिकल नहीं रिलीज़ कर रहा है, लेकिन वो वहाँ रह के एक क्या कर रहा है कि स्पर्म और एग के बीच में क्या कर रहा है, एक बैरियर की तरह काम कर रहा है कि वो मैच नहीं करेंगे, और वहाँ वो उस पर्टिकुलर यूटेरस एरिया को एक वो प्रॉपर फेवरेबल इन्वायरमेंट नहीं दे रहा है ताकि एंडोमेट्रियम डेवलप हो सके। तो अगर एंडोमेट्रियम डेवलप नहीं हो रही है, तो अगर कभी बाई चांस जाइगोट बन भी गया तो वो इम्प्लांट नहीं हो सकता। ठीक है, अब मैं आपको इसको थोड़ा सा यहाँ पे समझाना चाहूँगा कि आपको ताकि क्लियर हो जाए। कहाँ समझाएं, यहाँ समझा देते हैं। तो आईयूडीज़ क्या होता है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। पहली है नॉन मेडिएटेड डिवाइसेस, और दूसरा है कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज़, और तीसरा है हार्मोनल आईयूडीज़। हार्मोनल समझ गए ना बेटा, तो बहुत मज़ा आएगा, आगे बहुत सारी चीज़ समझ जाओगे तुम। नॉन मेडिएटेड आईयूडीज़ जिसमें लिप्स लूप आते हैं, ठीक है, आप इसको सर्च करके देख लीजिएगा कैसे क्या है। ये क्या करता है, वहाँ पे रह के यूटेरस को एक ऐसा अनफेवरेबल कंडीशन में डाल देता है ताकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो स्पर्म और एग के बीच में फ्यूज़न है वो भी ना हो, और एंडोमेट्रियम एक ढंग से फॉर्म ना हो, तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो इस वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। कॉपर रिलीजिंग आयोडीज, कॉपर का एक पर्पस है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कॉन्टेक्ट में आता है,
तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कर देता है, उसको उसको क्या कर देता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कर देता है कि उसके जो काई से बनी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लिपिड से बनी होती है, प्रोटीन से बनी होती है, तो इनकी दीवार को तोड़ देता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की दीवार को तोड़ देता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही ब्रेक डाउन कर देता है। तो अगर स्पर्म इसके कांटेक्ट में आ जाए तो स्पर्म का प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरा टूट जाएगा, तो स्पर्म ही खत्म। तो अगर स्पर्म ही किल हो गया तो बात ही खत्म। तो कॉपर रिलीजिंग आयोडीज स्पर्म को ख़त्म कर सकती है, एग आई तो एग को भी ख़त्म कर सकती है उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तो डिस्ट्रॉय करके। तीसरा, वहाँ पे कॉपर रिलीज़ होगा ना तो जो यूटेरस होगा उसको एक फेवरेबल इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा ताकि वहाँ पे इम्प्लांट हो सके। हार्मोनल आयोडीज, अच्छा ये समझ गए ना आप। इस कॉपर रिलीजिंग आयोडीज में देखो कैसा कॉन्सेप्ट आता है, आप इसमें अगर देखें हमारे पास डायग्राम है, चलो यहाँ समझते हैं। कॉपर रिलीजिंग आयोडीज में कॉपर ऐसे टी बनता है, ये टी। तो अगर ये जो टी फॉर्मेशन है ये कॉपर से बना हुआ है तो देखो ये इधर से भी ब्लॉक, इधर से भी ब्लॉक, इधर से ब्लॉक कर रहा है। कॉपर रिलीज होगा तो स्पर्म को भी नहीं आने देगा और एग को भी नहीं आने देगा, ठीक है। तीसरा, ऐसे ही एक और कॉन्सेप्ट है, कॉपर टी की जगह कॉपर 7, देखो ये कॉपर 7, तो भी तीनों ब्लॉक हो रहे हैं। ऐसे ही आपको ये याद रखना है कि कौन कौन से इसमें एग्जाम्पल आते हैं, ध्यान समझिएगा। कहाँ पे चलेगा, यहाँ पे आ गए अपन। तो नॉन मेडिएटेड में लिप्स लूप का एग्जांपल, कॉपर रिलीजिंग में आप याद रखना कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टी लोड 375, ये भी कॉपर से ही बना होता है, याद रखने के लिए। नाउ कम टू द हार्मोन रिलीजिंग आईडी, हार्मोन रिलीजिंग आईडी। सबसे पहले एग्जांपल याद करो, प्रोजेस्टासर्ट एंड फिर क्या लिखा, LNG20, प्रोजेस्टासर्ट एंड LNG20 क्या करते हैं, हार्मोनल रिलीज। कौन से हार्मोन रिलीज करती है, देखो बेटा एक चीज़ अगर आप ये समझ गए तो मज़े ही मज़े। क्या है हार्मोनल आयोडीज, इसमें क्या होता है बताएं, कौन से हार्मोन की बात कर रहे हैं बताएं, ये प्रोजेस्टेरोन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, प्रोजेस्टेरोन की। ये एस्ट्रोजन की बात कर रहे हैं। आपको पता है प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन क्या करते हैं, ये पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं एंडोमेट्रियम की फॉर्मेशन में, ये पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं, ये प्रेगनेंसी करवाते हैं। लेकिन ये एक जब नेचुरली बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे हैं ना तो ये काम पॉजिटिव वे में करते हैं। लेकिन अगर हम इसको आउटसाइड से, बाहर से अगर इनको दें तो बेटा ये नेगेटिवली रोल प्ले करते हैं। कैसे, और एक अगर कंटिन्यूसली दिए जा रहे हैं, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन रिलीज होता जा रहा है तो बॉडी के अंदर एक ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाती है जो नेगेटिव इम्पैक्ट देगी किसके ऊपर, एंडोमेट्रियम लेयर पे। ये एंडोमेट्रियम लेयर को फॉर्म नहीं होने देंगे। जहाँ पर ये पॉजिटिवली काम कर रहे थे वहीं पे ये नेगेटिवली काम करेंगे जब ये कंटिन्यूसली बॉडी के अंदर फॉर्म करेंगे। तो कैसे फॉर्म करेंगे, तो ऐसी आयोडीज यूज़ करो जिसकी वजह से बॉडी के अंदर कंटिन्यूसली प्रोजेस्टेरोन का लेवल मेंटेन रहे, एक लगातार। तो उसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, एक नेगेटिव फीडबैक कंडीशन चालू हो जाती है और एंडोमेट्रियम की फॉर्मेशन रुक जाती है। समझे, यानी जो काम सीधा हो रहा था वो उल्टा होने लग जाएगा। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये LNG20 और प्रोजेस्टासर्ट में कुछ नहीं है, प्रोजेस्टेरोन रिलीज करने वाली आयोडीज है, ये हार्मोन रिलीज करती है। और आयोडीज इंक्रीज फेगोसाइटोसिस, फेगो मतलब सेल को मारने वाली, तो फेगोसाइट कर देगी स्पर्म को विद इन द यूटेरस। एंड कॉपर रिलीजिंग जो है सप्रेस कर देती है स्पर्म की मोटिलिटी को। उसकी जो आप देखो ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही हटा दी, उसकी मोटिलिटी खत्म हो जाएगी, उसके जो फ्लैजेला ही वो काम नहीं करेगी, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी जो स्पर्म है वो भी खत्म हो जाएगी। सो हार्मोनल रिलीजिंग आयोडीज जो है इन एडिशन मेक द यूटेरस अनसुटेबल फॉर द इम्प्लांटेशन, उस यूटेरस को भी अनसुटेबल कर देंगे। सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म, स्पर्म जो है सर्विक्स से पास ऑन नहीं हो पाएगा। आयोडीज आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फॉर द फीमेल हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी एंड स्पेस चिल्ड्रन, मतलब एक बच्चे दूसरे बच्चे के बीच में अगर गैप बनाना चाहते हो सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज़ करें। It is one of the most widely accepted method of the contraceptive in India. Okay, now come to the next one. अब अगर आप वो समझ गए हार्मोनल वाला कॉन्सेप्ट जिसमें प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल मेंटेन रखा जाता है, मेनली प्रोजेस्टेरोन है। अगर बॉडी में कंटिन्यूसली, एक ऐसा नहीं है कि जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल में देखा ये प्रोजेस्टेरोन लेवल फिर बढ़ा फिर कम हुआ फिर धीरे धीरे फिर बढ़ा फिर कम, अगर ऐसा चल रहा है नेचुरली तो वो एक पॉजिटिव फीडबैक है। लेकिन अगर कंटिन्यूसली मेंटेन तो ये एक नेगेटिव फीडबैक है। ठीक है, हार्मोन का ऐसा केस चलता है, तो इसमें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ अपनी। तो अब पील भी ऐसा ही काम करती है। पील अगर खा रहे हैं तो पील के अंदर भी वही कुछ केमिकल्स हैं जो प्रोजेस्टेरोन को रिलीज़ करते हैं और कंटिन्यूसली एक मेंटेनेंस रखा जाता है। तो सबसे पहले 21 डेज़ की पील्स आती थी, बाद में उसको 7 डेज़ की पील कर दिया, और अभी सहेली आई है जो कि एक
पील है जो कि वंस इन अ वीक लिए जाती है, ऐसा ही कुछ लिखा होगा, देखो यहाँ पे। चलो पढ़ते हैं ऐसे। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोजेज आइदर प्रोजेस्टेरोन और लिखा हुआ प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन इज अनदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज्ड बाय फीमेल। दे आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबलेट, हिंस आर पॉपुलरली कॉल्ड पील्स, हैव बीन टेकन डेली फॉर अ पीरियड 21 डेज। यानी 1 से 28 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो 21 दिन स्टार्टिंग में लेना होती है, बाद के 7 दिन छोड़ दो। यानी कि आप ये समझ लो कि कोई भी 7 दिन अगर आप छोड़ते हैं तो उसमें बॉडी के अंदर वो लेवल कुछ टाइम के लिए हमेशा के लिए मेंटेन रहता है, बॉडी उसको एडप्ट कर लेती है और बॉडी के अंदर वो वाले हार्मोन मेंटेन रहते हैं। फिर क्या हुआ, फर्स्ट 5 days तो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, आफ्टर अ गैप 7 days during which menstrual cycle occur, it has to be repeated the same pattern till the female desire to prevent contraception। तो अगर वो पिल वापस चालू करनी है तो 7 दिन की गैप के बाद वापस चालू कर लो। दे इनहिबिट ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन मतलब क्या होता है, जो सेकेंडरी ओसाइड है ओवरी से रिलीज होता है तो वो उसको रोक लेगा, इम्प्लांटेशन को रोक लेगा, इंडोमेट्रियम लेयर को जनरेट नहीं होने देगा। अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्विकल म्यूकस, तो सर्विकल जो म्यूकस होगा वो क्या होगा, वो भी अल्टर हो जाएगा, प्रिवेंट करेगा ताकि स्पर्म वहाँ पे ना आ सके, वहाँ पे म्यूकस फिल हो जाएगा, सर्विकल कैनाल बंद हो जाएगी। पिल्स आर वेरी इफेक्टिव बट लेजर साइड इफेक्ट, ये अच्छी बात है कि साइड इफेक्ट कम है क्योंकि बाहर से केमिकल ले रहे हैं तो साइड इफेक्ट तो होगा, पर लेज़र है, ठीक है। एज वेल एज एक्सेप्टेड बाय द फीमेल्स, फीमेल इसको यूज़ करती हैं। न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल फॉर द फीमेल कंटेन अ नॉन स्टेरॉइडल, नॉन स्टेरॉइड एक टाइप का ड्रग है, उस वो ड्रग न लेते हुए नॉन स्टेरॉइडल कंडीशन में सहेली नाम की एक पिल बनाई गई है जो कब ली जाती है, देखो लिखा हुआ है वंस इन अ वीक, एक वीक में एक बार ली जाती है और ये एक अच्छी एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के अंदर आती है। देखो अब ये क्या बना दिया कमल सर ने, वो यहाँ पे समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये भी पढ़ लिया अपन ने। यहाँ पे ये जो डायग्राम दिख रहा है ये किसका है, इम्प्लांट्स का है, जो भी पढ़ाया नहीं क्योंकि यहाँ पे टॉपिक यहाँ नीचे की तरफ है। सो द प्रेगनेंसी सर्जिकल इन्वेंशन, कहाँ चले गए, हमारा टॉपिक कहाँ है और हम पढ़ क्या रहे हैं, पढ़ लिया सारा। ओके, सो द ब्लॉक गैमेट ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रिवेंट द कॉन्ट्रासेप्टिव स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस वासेक्टोमी, यहाँ पर मुझे लगता है एक डिटेल कम है, तो उस डिटेल को पूरा कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक डिटेल कम है यहाँ पर, ठीक है। तो चलो मैं उसको यहीं समझा देता हूँ। इम्प्लांट्स क्या होता है, हमारे पास एनसीईआरटी का वो वाला टॉपिक नहीं है तो आप उसको थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है ना, आप अपनी बुक में पढ़ लिएगा। इम्प्लांट्स जो होता है ये भी हार्मोनल कॉन्सेप्ट पे बनी होती है, ठीक है। ये एक टाइप की छोटी सी क्या होती है, एक आप ये समझ लो कि एक छोटा सा इम्प्लांट है, ये देखो ये वाला जो पार्ट है ये ना बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है, बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है। तो अगर ये हाथ है, हाथ का ये वाला पार्ट है और हाथ की ये वाला जो एरिया है यहाँ पर इसको इम्प्लांट कर दिया जाता है। तो ये रेगुलर बॉडी के अंदर क्या होता है, रिलीज़ करता है क्या, प्रोजेस्टेरोन, और एक प्रोजेस्टेरोन मेंटेन करके रखता है। इसकी वजह से क्या होता है, वही कहानी जो पिल्स के साथ हो रही है वही कहानी इम्प्लांट के साथ है, बस पिल्स को रेगुलर लिया जाता है, इसको एक बार इंसर्ट करने के बाद कुछ नहीं करना पड़ता है। बात समझ में आई। अब यहाँ पर आप अपनी बुक पढ़ लीजिएगा, बस अब हम आगे बढ़ते हैं। वो है एक कौन सा कॉन्सेप्ट, यहाँ पर देखो प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टोजेंस अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद द एस्ट्रोजन कैन आल्सो बी यूज्ड बाय फीमेल एज इंजेक्शन इम्प्लांट्स अंडर द स्किन। ये इम्प्लांट्स, ये देखो इम्प्लांट्स आ गए, अच्छा मैं वही कह रहा था कहाँ गया। देयर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू द हाफ ऑफ पिल्स, मतलब दैट ऑफ पिल्स जैसा काम करती है पर उससे ज़्यादा इफेक्टिव है, लंबे पीरियड तक रहता है ना इसलिए, longer period. Administration of progesterone and progestogen estrogen combination IUDs within 72 hours of the coitus have been found to be very effective emergency contraceptive as they could used to avoid possible pregnancy due to the rape and casual अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। ये क्या बोलना चाह रहा मैं समझा, हिंदी में बताता हूँ, ध्यान सुनो। ये बोल रहे हैं कि अगर एक बार प्रेगनेंसी हो गई, मान लेते फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है, जाइगोट भी बन गया, आगे क्लीवेज डिवीजन चालू हो गया, अब इसको रोकना है तो अब क्या कर सकते हैं अपन कि इसमें अपन इंजेक्शंस का यूज़ कर सकते हैं जो प्रोजेस्टेरोन को बढ़ा दे, हम इम्प्लांट्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, साथ में पिल्स ली जा सकती है जो क्या करती है 72 आवर्स के अंदर लेना होती है। तो अगर 72 घंटे के अंदर लिया गया तो ये वाला जो क्लीवेज डिवीजन चल रहा है, जो ब्लास्टोमियर्स बन रहे हैं, मोरूला बन रहे हैं, ये डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, तो वापस से क्या रोक जा सकती है। रेप के केस में, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के टाइम पर ही हम इन चीज़ों का काम कर सकते हैं। नाउ कम टू द
नेक्स्ट पार्ट विच इज़ नॉन एज सर्जिकल मेथड, सर्जरी कर दो, स्टेराइल कर दो कम्प्लीटली। तो देखो ना, ये कौन सी ट्यूब है, वास डिफरेंस, तो वास को काट दिया तो वासेक्टोमी हो गया, सो दिस इज नॉन एज वासेक्टोमी। यहाँ कौन है, फेलोपियन ट्यूब, यहाँ पे ट्यूब को काट दिया, इट इज़ नॉन एज ट्यूबेक्टोमी। तो अगर हम इन चीज़ों का यूज़ करेंगे तो ये परमानेंट मेथड में आ गया, इसमें ना तो अब कोई किसी बैरियर मेथड की जरूरत है ना नेचुरल की। अगर ये ट्यूब ही काट दी तो कोई स्पर्म यहाँ से जाएगा ही नहीं, तो सीमन तो रिलीज होगा पर सीमन में स्पर्म नहीं होगा, और स्पर्म नहीं तो बात ही खत्म। यहाँ से एक तो रिलीज़ होगा पर एक एम्पुलिया में ही पड़ा रहेगा, कभी आगे आ ही नहीं पाएगा, तो बात ही खत्म। तो ये एक परमानेंट मेथड के तौर पे इसको लिया जा रहा है। क्लियर है, ठीक है। क्या लिखा हुआ, इट नीड्स टू emphasize दैट सिलेक्शन ऑफ द suitable contraceptive method it is used to always undertaken consultation with the qualified medical profession. One must also remember that the contraceptive are not regular required for the maintenance of reproductive health. ये रेगुलर यूज़ करने वाली चीज़ नहीं है, इनफैक्ट दे आर द प्रैक्टिस अगेंस्ट द नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट conception pregnancy. One is forced to use this method either to prevent pregnancy or delay space pregnancy due to the personal reason. No doubt the widespread use of this method have been significantly lower in checking uncontrolled growth of population. अगर इसका यूज़ नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी, यूज़ करोगे तो पॉपुलेशन ग्रोथ कम हो जाएगी। हाउएवर देयर पॉसिबल इलनेस लाइक नोसिया, एब्डोमिनल पेन, इसमें देखा जाता है कि कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, साइड इफेक्ट केमिकल अगर होंगे तो। ब्रेक डाउन जो होगा, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, कुछ टाइम ब्लीडिंग होगी फिर थोड़ा टाइम रुकेगी फिर ब्लीडिंग होना चालू हो जाएगी। इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाएगा अगर इनके साइड इफेक्ट होते हैं तो। इवन ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकते हैं क्योंकि केमिकल बाहर से आ रहा है, कौन सा जो भी हम इम्प्लांट यूज़ कर रहे हैं, पिल्स ले रहे हैं, तो ये दिक्कत तो देगा ना बॉस। थ्रू नॉट वेरी सिग्निफिकेंट शुड नॉट बी टोटली इग्नोर्ड, हमें इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ओके डन। यहाँ पर ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप अपनी बुक की है, नॉर्मल इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि कब कौन सी अमेंडमेंट आया, कब कौन से वीक में कौन सी चीज़ें करनी है, सारी की सारी यहाँ पे दे रखी है। ओपिनियन दे रखा है, प्रेगनेंसी के अंदर कौन सी चीज़ें देखो लिखा हुआ है। द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रेगनेंसी वुड इन्वॉल्व अ रिस्क टू द लाइफ ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन और द ग्रेव इंजुरी फिजिकल एंड मेंटली। तो बेटा ये प्रेगनेंसी में याद रखना कि जब भी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि अबॉर्शन होता है तो क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो मैं मदर को भी बहुत सारी प्रॉब्लम दे के जाता है। देर इज substantial risk that of the child were born it would suffer from the such physical mental abnormalities and be serious and handicapped। तो अगर कुछ ऐसे केसेस हुए हैं जो आपने ध्यान से नहीं समझा और मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी जो है मतलब आपने टाइम पर उस चीज़ को नहीं समझा, इन्फेक्शन को नहीं समझा, और बच्चे में अगर वो प्रॉब्लम दिखी और आगे जन्म अगर उस बच्चे का हो गया तो वो बच्चा बहुत सारी चीज़ों से सफ़र करेगा। इसलिए मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी का यूज़ किया जाता है, अबॉर्शन का, लेकिन उसके लिए बहुत सारे ऐसे रूल्स बनाए गए हैं जो इसके अंदर इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आप पढ़ लीजिएगा। So with this we have done with this topic. Now next one, whatever the topic was there, you have to be subscribe my channel, then after you will get that notification. Okay, so मिलते हैं बाद में, टाटा बाय बाय।